हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपसे ही पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 का एक नई चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राणी जगत, जिसे हम लोग इंग्लिश में हम लोग एनिमल किंगडम कहा जाता है। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही नए जुनून, नए जोश और नए उमंग के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग क्लास 11 का इस चैप्टर को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट करने वाला है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी प्लीज़ बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी इस चैप्टर में क्या बोलता है? एनसीईआरटी बोल रहा है कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों की विभिन्न संरचनाओं एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। अब तक कितने प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है? लगभग 10 लाख से अधिक, यानी कि 1.7 से 1.8 लाख प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। ये हमारा जो डाटा दिया हुआ है, ये हमारा क्लास 11 का चैप्टर 1, जिसे हम लोग जीव जगत कहते हैं, इंग्लिश में उसे लिविंग वर्ड कहा जाता है। वहाँ पर ये हमारा डाटा दिया हुआ है 1.7 से लेकर 1.8 लाख है, यानी कि यहाँ पर एक लगभग कितना बता रहा है? 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण क्यों करते हैं? वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि उसके उचित स्थान पर रखने में हमें सहायता मिलती है। अगर जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे बुकें हैं तो उस बुक को हम लोग क्यों एक जगह रखते हैं? अगर बायो क्लास 11 का बुक है, क्लास 11 का बुक को एक जगह हम रखते हैं। क्लास 12 का बुक है, क्लास 12 का बुक को हम एक जगह रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि हमें किसी अगर काम पड़े तो उसे ढूंढने में आसानी पड़े, इसलिए हम लोग वर्गीकरण किया जाता है। इसका किस आधार पर इसमें जो बहुत इतना सारा जो जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, इसको वर्गीकरण का क्या आधार है, उसी यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो वर्गीकरण का किस आधार पर हम लोग बांटेंगे, वर्गीकरण करने वाले हैं? तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका की व्यवस्था, यानी कि उसकी कोशिका व्यवस्था क्या है, शारीरिक की समिति क्या है, और फिर प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाए जाते हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार पर रूपों में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जा चुका है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। संगठन के स्तर में पहला दिया हुआ क्या चीज है? संगठन के स्तर में क्या बोलता है कि यदि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि प्राणी जगत में जितने भी जीव होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब होता है वैसा जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण इसमें दिया हुआ स्पंज, जिसे हम लोग पोरीफेरा कहते हैं। इसमें कोशिका जो होती है बिखरे हुए समूहों में रहते हैं, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। पोरीफेरा में कौन सा स्तर का संगठन पाया जाता है? तो कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है, यानी कि कार्यों के आधार पर सारा कोशिका अलग अलग कार्यों के आधार पर बांटा गया है। सिलेंट्रेटा की बात करते हैं, जिसे हम लोग निडारिया भी कहते हैं। कोशिका की व्यवस्था अधिक होती है, इसमें कोशिकाएं अधिक रूप में व्यवस्थित होते हैं। उसमें कोशिका अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में कार्य करता है, तो उसे हम लोग ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं। जैसे कि कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक फिर से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से पूरा हमारा शरीर का निर्माण होता है। इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अनुच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस में किस स्तर का संगठन पाया जाता है? तो फिर उसमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है प्राणी में, जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा और रज्जुकी को हम लोग कॉर्डेटा कहते हैं। रज्जुकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र भी हमारा अपूर्ण पाचन तंत्र होता है और पूर्ण पाचन तंत्र होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है और पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही बढ़िया से जानने वाले हैं।
तो अपूर्ण पाचन तंत्र उसे हम लोग कहते हैं इसमें एक ही बाह्य द्वार होते हैं। अगर ये हमारा कोई जीव है तो इसमें सिर्फ एक ही बाह्य द्वार है, इसी के द्वारा ये भोजन को ग्रहण भी करेगा और इसी के द्वारा ये भोजन को बाहर भी निकालेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर भी निकालेगा। इसलिए हम लोग अगर जिसमें एक ही बाह्य द्वार होता है, यानी कि सिर्फ एक ही छेद होते हैं, उसी के द्वारा वो भोजन को भी ग्रहण करते हैं और उसी के पदार्थ जो हमारा शरीर में बनाए गए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हीं के छेद के द्वारा वो बाहर निकालते हैं। इसे हम लोग अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं, जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। जो एक ही तरह का जो अंग होते हैं ये मुख तथा गुदा दोनों तरह का कार्य करते हैं। मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करते हैं। फिर पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है? पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं। जैसे कि कोई जीव है तो एक यहाँ पर बाह्य द्वार होता है और एक यहाँ से होते हैं। यहाँ से भोजन को ग्रहण करेगा और यहाँ से अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकालते हैं। तो पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, एक पहला यहाँ हो गया और दूसरा हमारा यहाँ हो गया। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात भी करते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र में क्या कहता है? खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है। हृदय यानी कि हार्ट से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे हुए रहते हैं। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। इसका उदाहरण हमारे पास है धमनी, शिरा और केशिकाएं। ये हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास, हेलो मेरे दोस्तों, उसके बाद हमारा इस चैप्टर में समिति के बारे में बात करने वाले हैं। समिति का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। प्राणी को, फिर एनसीईआरटी हमारा क्या बोलता है? प्राणी को सम्मति के आधार पर प्राणी को सम्मिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असम्मित होते हैं। स्पंज यानी जिसे हम लोग पोरीफेरा कहते हैं, वो कैसे होते हैं? असम्मित होते हैं, अर्थात वे किसी भी केंद्रीय से गुजरने वाली रेखा उन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। अगर ये कोई जीव है, इसे अगर किसी भी लाइन से गुजारो तो किसी भी तरह से काटने पर बराबर भागों में नहीं बांट रही है, इसलिए इसे हम लोग असम्मिति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास पोरीफेरा दिया हुआ। फिर यहाँ पर इसके बाद फिर क्या कहता है कि जब किसी भी केंद्रीय से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, उसे हम लोग अरीय समिति कहते हैं। और अगर ये कोई जीव है, जैसे कि हमारा मनुष्य है, ये हमारे लोग मनुष्य अपना बात ही करते हैं, हम लोगों को काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग अरीय समिति का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ स्लेंटेटा, टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा। इसी प्रकार के समिति पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास चित्र में देख सकते हैं, चित्र 4.1 दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एनसीईआरटी में भी चित्र दिया हुआ है 4.1। ये हमारा जो है अरीय समिति का एग्जाम्पल है। ये हमारा अरीय समिति का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किंतु, फिर उसके बाद क्या बोलता है? किंतु एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही ऐसे गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भागों में बांट जा सकता है, उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहते हैं। द्विपार्श्व समिति का एग्जाम्पल हम लोग मनुष्य हो गए। और अरीय समिति में क्या कर रहा था? किसी भी केंद्रीय से, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोग मेरे से एक गलती हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। अरीय समिति का मतलब होता है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अरीय समिति में यानी किसी भी ऐसे काटो दो बराबर भागों में बढ़ जाना चाहिए, उसे हम लोग अरीय समिति कहेंगे। जैसे कि यहाँ से काटा हुआ है, यहाँ से भी काटा हुआ है, यहाँ से ऐसे ऐसे देखिए, ऐसा हमारा अरीय समिति का एग्जाम्पल दिया हुआ है।
उसके बाद फिर द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है उन्हें सिर्फ 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे हम लोग द्विपार्श्व समिति कहते हैं। ये हमारा समिति भी कंप्लीट होता है। ये वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बतलाना। जैसा भी लगाओ, अच्छा लगाओ, खराब लगाओ, जैसा भी लगाओ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।